सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है ये हमारी जो पॉलिटी की क्लास है इसमें हमने आर्टिकल 30 तक हम पढ़ चुके थे और अब अगली जो आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम पढ़ेंगे भी आर्टिकल नंबर 32। जो आर्टिकल नंबर 31 है भाई वो अब संविधान का हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 है भाई, जो इसको क्या बोला गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता भाई, उपचारों का अधिकार। क्यों बोला जाता है ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है भाई इसको, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है ना। क्यों कहा गया भाई, क्योंकि इसमें है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करते हैं। ठीक है ना, क्या जारी करते हैं, 5 तरह के रिट। सुप्रीम कोर्ट है जो वो तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और लेकिन जो हाई कोर्ट है ना वो यही रिट आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करता है भाई। सुप्रीम कोर्ट तो किसके तहत जारी करता है, आर्टिकल नंबर 32। और हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, वो करता है भाई अनुच्छेद नंबर 226। कितने रिट जारी करते हैं भाई, ये 5 तरह की रिट जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं भाई। ठीक है ना। अच्छा तो देखो कौन कौन सी है भाई। जो पहली रिट है भाई वो है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इस रिट में, मान लो किसी व्यक्ति को भाई ऐसा लगता है कि भाई उसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया, यानी कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसको बिना किसी कारणवश बंदी बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यह रिट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश किया जाए सहशरीर। मेन बात यह है कि उस व्यक्ति को सहशरीर न्यायालय में पेश किया जाए। क्या इसमें, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उस उच्च अधिकारी को यह रिट जारी करता है कि उसे सहशरीर, ध्यान रखना भाई सहशरीर, ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ उसके केस से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, कि यह रिट जारी करता है कि उसे सहशरीर न्यायालय में पेश किया जाए, न्यायालय में पेश किया जाए भाई। ठीक है ना। यह जो रिट है उस अधिकारी के खिलाफ जारी करती है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके लिए कौन सी रिट जारी करी जाएगी भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना भाई। जो दूसरी है भाई, दूसरी है भाई परमादेश। यह रिट उस अधिकारी के खिलाफ जारी की जाएगी जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करने का मतलब है भी, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां का कोई भी कर्मचारी हमारा कार्य करने से मना कर देता है तो हम उसके खिलाफ कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ यह रिट जारी करेगा कि भाई वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, क्या है इसमें, यह उस
अधिकारी के खिलाफ, अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करता। ठीक है भाई, अगर कोई सरकारी व्यक्ति हमारा कार्य करने से मना करता है तो हम कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? उसके कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश। इसके बाद जो भाई अगली रिट आती है, तीसरी अधिकारी है भाई अधिकार पर्चा अभिलेख। अधिकार पर्चा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भाई? अधिकार पर्चा में मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वो एक ऐसे कार्य को करने लग जाता है जो उसके अंडर में आता ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर वो ऐसा कार्य करने लग जाए तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या जारी होगा भाई? उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होगा, उस अधिकारी के खिलाफ क्या जारी होगा? अधिकार पर्चा। ऐसा मान के चलते हैं भी, मान ले कोई भी तहसीलदार कोई लेके चलते हैं, मान लो तहसीलदार क्या करे, किसी वाहन का चालान करने लग जाए तो उसके खिलाफ जारी किया जाएगा अधिकार पर्चा, क्योंकि तहसीलदार को किसी भी वाहन का चालान करने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करेगा तो ये उसके खिलाफ जारी किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, उसके खिलाफ जारी होगा भाई। क्या पढ़ा हमने? बंदी प्रतिक्षण। किसी अवैध व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देगा भाई वो उसको न्यायालय में उसको पेश करे। परमादेश यह उसके खिलाफ जारी होता है भाई जो अधिकारी अपने सरकारी कर्तव्य का पालन नहीं करता। और जो अधिकार पर्चा ये उस व्यक्ति से ये पूछने के लिए किया जाता है भाई वो किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते ही नहीं। ठीक है। जो चौथी रीट है भाई, चौथी रीट कौन सी है? चौथी है भाई उत्प्रेषण। क्या है चौथी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या है भाई? इसको जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है ना वो अपने निचली अदालतों को इसको के खिलाफ जारी करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर यहां पर तुम्हारे यहां मान लो बर्डन ज्यादा हो चुका है, कुछ पेंडिंग मामले हैं, तो वह उन मामलों को उनके पास ऊपर भेजे। क्या है इसमें कि भाई यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नतम अदालतों को जारी किया जाता है कि अगर यहां पे ज्यादा केसेज है, अगर उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है तो वो उन मामलों को ऊपर भेजे ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। यह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को ऊपरी अदालत में भेजने के लिए कहता है। ऊपरी अदालत में भेजने के लिए कहता है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, एक रीट और बचती है हमारी पांचवी। जो पांचवी है भाई हमारी वो कौन सी है? प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख। इसमें क्या होता है भाई? क्या होता है कई बार जो निचली अदालतें हैं ना वो कुछ ऐसा कार्य करने लग जाती है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। तो ऐसे में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उन अदालतों को ये रिट जारी करता है
कि भाई ये मामला उनके अक्षेत्र के अधीन नहीं आता, उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं आता, वो इस मामले पर कोई भी कार्रवाई ना करे, बल्कि क्या करे, वो उस मामलों को ऊपर की अदालतों में भेजे। ठीक है ना। क्या है इसमें, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों को कहते हैं कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यहां कार्रवाई ना करें, यहां कार्रवाई ना करें। ठीक है ना भाई। ऐसे एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं भाई। मान लो किसी ने है ना क्या किया भाई, निचली अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनमें कोई मामला दायर किया हुआ है और उसमें ऐसे मान लेते ए और बी है। ठीक है ना, ए और बी है, इनका कोई केस चला हुआ है। इसमें क्या गया भाई, जो बी है ना वो हार गया और ए क्या हो गया, जीत गया। ठीक है। बी ने क्या किया, 2 साल के बाद वापिस इसमें रिपील कर दी और अधीनस्थ न्यायालय ने, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिर से क्या कर दिया भाई, इसको तो गलत ठहरा दिया और इसको फिर से जिता दिया, यानी कि ए फिर से जीत गया। 2 साल का गैप के बाद बी फिर से अपील कर देता है और उसमें भी जो अधीनस्थ न्यायालय है ना वो क्या कर देती है भाई, फिर से बी को के खिलाफ फैसला सुना देती, ए जीत जाता है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही मामले की अपील डालता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह निर्देश जारी करता है कि भाई वो ऐसे मामलों को हमारे यहां भेजे, ये जो बार बार के मामले आते हैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। ठीक है ना। कुछ ऐसे केसेस जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अधीन आते ही नहीं, ऐसे मामलों को वो क्या करे भाई, ऊपर की अदालतों में भेजे। भाई ये थे हमारे जो 5 रिट जो हमको संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के तहत दिए जाते हैं। इन 5 रिटों के कारण 32वें अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। हम पढ़ रहे थे भाई क्या, भाग नंबर 3 जो कहां से कहां तक था, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हमने 32 तक पढ़ लिया। जो हमारा अगला अनुच्छेद है भाई वो है अनुच्छेद नंबर 33। अनुच्छेद नंबर 33 में क्या है, देखो भाई, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना वो सभी भारतीयों को दिए जाते हैं, और अगर वो ना दिए जाएं, और अगर वो ना दिए जाए तो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं भाई, अदालतों में जा सकते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार वो क्या है, अदालतों में परिवर्तनीय है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता भाई, जो संसद है ना वो कुछ पदाधिकारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, यानी कि उनसे उनके मौलिक अधिकार छीन सकती है। देखो, संसद कुछ अधिकारियों कौन कौन से, आरबीआई क्या नाम है, आईबी, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर रो, या फिर कोई आर्मी के, इस टाइप के कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी जो देश के लिए कुछ गुप्त मिशनों पर काम करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित। ठीक है ना। संसद कुछ अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, वही सीमित कर सकती है। ठीक है ना। मैं एज एन एग्जांपल बात करूं भाई, जैसे आर्टिकल नंबर 19 है, उसमें हमारे पास क्या, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। हम कुछ भी प्रचार प्रसार मतलब कोई भी सभा वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ अधिकारी हैं भाई, जैसे आईबी हो गया, रो और आर्मी हो गए, और भी जो देश की गुप्त संस्थाओं में काम करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता, सीमित। ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं भाई, कुछ गुप्त मिशन पे जाते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है ना।
हमारा ये मूल अधिकार है भाई, हम करें या ना करें हमारी मर्जी है, लेकिन ये नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। यहां तक कि ये जब किसी मिशन पर जाते हैं, यहां तक कि इनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता, ठीक है ना। इस टाइप से बोला गया भाई संसद है ना कुछ अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 34, मार्शल लॉ के दौरान आर्मी, मार्शल लॉ लगा हुआ हो भाई, जब कोई युद्ध वगैरह हो, मार्शल लॉ के दौरान हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं भाई, बिल्कुल निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है भाई, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है जब ये क्या हो, मार्शल लॉ लगा हुआ देश के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 35, आर्टिकल नंबर 35 में क्या है भाई, जो आर्टिकल नंबर 35 में कहा गया है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या बोला गया है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है भाई, ठीक है ना, कर सकती है। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 35। हमने जो भाग 3 है हमारा संविधान का भाई, उसमें हमने पढ़ा 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं भाई जो ये पार्ट है ना, कौन से में कौन सा आर्टिकल कहां तक है, ये भी साथ की साथ करते चलना, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है। ऐसे ना पूछे भी मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है भाई, 12 से 35 है, वो ऐसे भी पूछ सकता है जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, कौन से भाग में भाई, 3 में। हमारा भाग 3 कंप्लीट हो गया है। जो हमारा अगला भाग है भाई वो कौन सा है, चौथा भाग। और चौथा भाग में क्या दिया गया है, राज्य नीति निदेशक तत्व, राज्य नीति निदेशक तत्व। देखो भाग 4 भाई, भाग 4 कहां से कहां तक रहेगा ये हमारा, इसको पढ़ेंगे हम 36 अनुच्छेद से लेकर के 51 तक। पहला भाग कहां से कहां तक था, 1 से 4, जिसमें क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग कहां से कहां तक था, 5 से 11, जिसमें किसका वर्णन था, नागरिकता का। जो तीसरा भाग था हमारा 12 से 35 तक, उसमें हमने पढ़े हमारे मौलिक अधिकार। जो भाग 4 है ना भाई, वो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के कहां तक है, 51 तक। इसमें क्या मेंशन, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाई, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है ना। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं भाई, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। जब हमने बाहर के विदेशी स्रोत पढ़े थे तो उसमें भी आया था जो नीति निदेशक तत्व है वो कहां से लिए गए, आयरलैंड से। लिखो यह भाग यानी कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, लिए गए भाई। इनके बारे में कुछ ने अपनी अपनी संज्ञाएं दी हैं, जिससे भीमराव अंबेडकर है भाई, भीमराव अंबेडकर ने इनको क्या बोला, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, अनूठी विशेषता बोला भाई इनको। किसने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना। अच्छा भाई, इनको लोक कल्याणकारी राज्य की भी संज्ञा दी गई, इनको राज्य लोक कल्याणकारी की भी संज्ञा दी गई है भाई, संज्ञा दी गई है, ठीक है।
अच्छा, जो भाग 4 है, भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है। लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है, प्रतीक भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। भाग 4 को क्या कहा जाता है भाई? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक। अच्छा भाई, केटी शाह थे, उन्होंने एक इसके बारे में कथन बोला था कि भाई यह बैंक का एक ऐसा चेक है जो राज्य की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। देखो, यह मतलब यानी कि भाग 4, यह एक ऐसा चेक है जो राज्य की सुविधानुसार दिया जाएगा। ये किसका कथन था? केटी शाह का। भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला था? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। इसको राज्य लोक कल्याणकारी की भी संज्ञा दी गई है और भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक भी कहा जाता है, ठीक है ना भाई। अच्छा, जो राज्य नीति निर्देशक हैं भाई, ये अदालतों में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर राज्य सरकार आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में जो भी मेंशन है उनको लागू नहीं करती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि भाई वो कोई भी कानून बनाए तो इनको ध्यान में रखे, इनको लागू करना यानी कि राज्य सरकार की मर्जी है। इसके खिलाफ जो मौलिक अधिकार थे वो कंपलसरी थे सरकारों को लागू करना, ठीक है ना। लिखो, राज्य नीति निर्देशक तत्व अदालतों में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है का मतलब है कि भाई इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है ना। अदालतों में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य सरकार नीतियां बनाते समय इस भाग का ध्यान जरूर रखेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो भाग नंबर 4 है ना, वो राज्य को दिया गया है। यानी कि जैसे मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार तो राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए थे क्योंकि वो उनको लागू करने थे। ये उनके हक में दिए गए हैं क्योंकि ये उनकी मर्जी है इसको लागू करे या ना करे, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब बात ये आती है भाई, जो हमारा भाग 4 है और एक भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? इसमें तो ऐसा लगता है ना भाई, मौलिक अधिकार अगर लागू ना हो तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, इनके खिलाफ वहां भी नहीं जा सकते। तो एक बार ये विवाद उठा था कि भाई भाग 3 स्ट्रॉन्ग पड़ता है या भाग 4। फिर एक केस होता है मिनर्वा केस, उसमें क्या बोला गया, जो भाग 3 और भाग 4 है ना, वो दोनों के दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना। मिनर्वा मिल्स केस में यह बोला गया कि भाग 3 व भाग 4 यानी कि मौलिक अधिकार व राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है भाई मौलिक अधिकार क्या है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ते हैं कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। अच्छा भाई, ये हमारा भाग 4 के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक
देखते हैं भाई हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या क्या मेंशन है। भाई देखो आर्टिकल नंबर 36, भाई जो आर्टिकल नंबर 36 है ना उसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया? राज्य शब्द को परिभाषित। जो आर्टिकल नंबर 37 है भाई इसमें बोला गया जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद विवाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि भी वो राज्य के लिए जब कोई भी नीतियां बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा तो उस समय इनका ध्यान अवश्य रखेगा। ठीक है ना, जरूरी तो नहीं उनको मानना, लेकिन उसका ये मतलब दायित्व बनता है कि भाई वो इन आर्टिकलों को, इन अनुच्छेदों को फॉलो करके अपनी नीतियां बनाए। आर्टिकल नंबर जो 38 है भाई, राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था इस प्रकार बनाएगा कि जिसमें नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय मिले। राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो इस तरीके से कानून होना चाहिए उसका कि भी जिसमें क्या हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले। ठीक है ना, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, ऐसा दायित्व बनता है किसका? राज्य सरकार का। आर्टिकल नंबर 39A, राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि फ्री में क्या है भाई, कानूनी सहायता, विधिक यानी कि कानूनी सहायता व समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? एक तो विधिक सहायता, विधिक सहायता से यहाँ पे मतलब भाई मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस हो जाता है और वो अपना को है कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो राज्य सरकार का ये दायित्व होगा कि भाई वो उसको सरकारी वकील दे, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता। और राज्य में जो कोई भी कार्य है, समान कार्य के लिए सभी लोगों को समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ऐसा ना हो कि भाई एक कार्य के लिए महिला को अलग दिया जा रहा है, पुरुष को अलग दिया जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और क्या है, ये जो आर्टिकल है भाई ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन लागू 1977 में किया गया, ठीक है ना, में किया गया। जो ये अनुच्छेद है भाई बीच बीच में इनको साथ की साथ याद करते रहना। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 40 है भाई, आर्टिकल नंबर 40 है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य का दायित्व क्या है कि भाई वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। जो ग्राम पंचायतों का सपना था भाई वो किसका था? महात्मा गांधी का था भाई। गांव का जो शासन है, सब राज्य वो वहां के लोगों के ही द्वारा चलाया जाए। ठीक है ना, तो इसलिए आर्टिकल नंबर 40 में किसका वर्णन है? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 41 में भाई सभी लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, उनको काम देगा, वह लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, यानी कि लोगों को उपलब्ध कराएगा क्या? सहायता, शिक्षा, काम व लोक सहायता। 42वां है भाई प्रसूति सहायता, यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए यथासंभव मदद करेगा। आर्टिकल नंबर 42, ये अभी दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया था भाई, प्रसूति सहायता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है ना, ऐसे भी पूछ सकता है जो प्रसूति सहायता है भाई वो संविधान के कौन से भाग में उसका वर्णन है? भाग नंबर 4 पढ़ रहे हैं अभी हम। आर्टिकल नंबर 43, कुटीर उद्योग, यानी कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, वह कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी। राज्य सरकार का दायित्व भाई वो छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देगा। ठीक है ना, इसके बाद जो अगला है भाई वो है आर्टिकल नंबर 44। भाई आर्टिकल नंबर 44 में है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना भाई। ये जो है भाई ये अभी तक हमारे देश में, पूरे देश में लागू नहीं है, इसको सिर्फ एक राज्य में लागू किया गया है। इसको लागू करने वाला हमारा जो पहला राज्य है ना वो कौन सा है भाई? गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? गोवा। लेकिन वर्तमान में सरकार इसको पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है।
आर्टिकल नंबर 44 क्या है भाई? समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होगा। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत चर्चा में, बहुत न्यूज में रहता है ये, ठीक है ना। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा, ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है? राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी देखभाल के लिए बाल्यावस्था की व्यवस्था करेगा। राज्य सरकार का दायित्व बनता भाई जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए क्या करे? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करे। जैसे कि वर्तमान में हमारे लिए जो आंगनवाड़ियां वगैरह बनाई गई ना, वो इसी अनुच्छेद के तहत बनाई गई भाई, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 47, पोषण युक्त भोजन व मादक द्रव्य पदार्थों पर रोक। राज्य सरकार अपने नागरिकों को पोषण से युक्त भोजन प्रोवाइड करवाए और मादक द्रव्य पदार्थों पर रोक लगाए, ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 47, ठीक है ना। चलो, पोषण युक्त भोजन तो ठीक है भाई, लेकिन मादक द्रव्य पदार्थ यानी कि शराब वगैरह पर तो प्रतिबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किस में आता है? ये आता राज्य नीति निदेशक तत्वों में। ये राज्य सरकार की मर्जी है भाई, वो अपने यहां पर मादक द्रव्य पदार्थों पर रोक लगाए या फिर ना लगाए, ठीक है ना। जैसे भाई, यानी कि ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे बिहार में शराबबंदी होती है भाई, यानी कि उनके राज्य की इच्छा भाई, वो इनको लागू करे या ना करे। कोर्ट में तो हम इनको चैलेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो भाई, 48 में है भाई, कृषि व पशुपालन संगठनों का निर्माण करे। राज्य सरकार कृषि के वर्ग के लोगों के लिए और पशुपालन के संगठन का प्रबंध करे। आर्टिकल नंबर 48 ए में क्या है? पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना भी राज्य सरकार का दायित्व बनता है भाई। कुछ ऐसे प्रावधान करे वो अपनी नीतियों में। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो, कोई स्थान हो या कोई वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी भाई क्या है? राज्य सरकार का दायित्व। जो आर्टिकल नंबर 50 है भाई, इसमें वर्णन किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका व न्यायपालिका का क्या कर दिया गया? पृथक्करण, यानी कि इनकी पावर का क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को क्या कर दिया गया? उनकी पावर को 50-50 कर दिया भाई, ठीक है ना। कार्यपालिका के अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी और जुडिशरी के अंदर कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है ना। 51वां भाई, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये जो अनुच्छेद है भाई, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। यह हमारी विदेश नीति का आधार है, ऐसा पढ़ो, विदेश नीति का आधार है, ठीक है ना। राज्य सरकार का दायित्व है भाई, वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ क्या बना के रखे? अच्छे संबंध बना के रखे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये था हमारा भाग नंबर 4, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक भाई, ठीक है ना। हमने पढ़े राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनको लागू करना राज्य सरकार का दायित्व है, उनके ऊपर फोर्स नहीं है, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उनका हक बनता है भाई वो इनको लागू करे। इसके बाद भाई जो है वो है भाग 4A। भाग 4A है तो सीधी बात है भाई, इसको अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया होगा, इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया होगा। जो भाग 4A है, भाग 4A में भाई क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य। ये तो हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है भाई, उनको ये करना चाहिए। एज एन नागरिक, एज एन सिटीजन हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है ना। आर्टिकल नंबर भाग नंबर क्या है भाई? 4A, ठीक है ना। किसका वर्णन है भाई इसमें? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाई हमने कहां से लिए गए हैं? पहली बात तो मैंने बताई है, हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। जो 1976 में
सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था भाई, सिफारिश पर शामिल किया गया था, ठीक है ना, शामिल किया गया था। ओके, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बाद में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। सरदार सिंह सवर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश करी थी, भाई इनको भी संविधान के अंदर होना चाहिए। तो फिर ये संविधान में शामिल किए गए थे, तो लिया कहां से था? ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं भी, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, लिए गए, ठीक है ना। अच्छा भाई, शुरुआत में भाई ये संख्या में 10 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। शुरू में 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 है भाई ये, ठीक है ना। और कई बार पूछा भी गया है भाई, 4 ऑप्शन दे देता और पूछ लेता इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं। हम एक बार पढ़ेंगे उनको। देखो, जो मौलिक कर्तव्य है ना भाई, एक बार मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं, उन पे देखो। पहला, संविधान में यानी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि भाई वो संविधान का आदर करे, पालन करे, उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, राष्ट्र ध्वज को और राष्ट्रगान का क्या करे भाई, वो आदर करे। ये प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। दूसरा क्या है, वो देश की रक्षा करे। देश की रक्षा करना भी क्या है, नागरिक का कर्तव्य है भाई। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, ठीक है ना। जो दूसरा अगला चौथा है भाई, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ठीक है ना। अगला है, भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर भाई उसको क्या करे, उसकी रक्षा करे, उसको सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास करे। जो 11वां है भाई हमारा, जो 11वां है भाई, वो संविधान संशोधन के तहत बाद में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था भाई, माता पिता या फिर उसका पालन पोषण करने वाले संरक्षक के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। भाई ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जो कि पहले संख्या में 10 थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को माता पिता का ये कर्तव्य बनता है भाई वो उनको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करवाए, उनको शिक्षा दिलवाए, माता पिता हो या फिर उसका गार्डियन यानी कि उसका संरक्षक हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास में इतना ही। हमने भाग 4 पढ़ लिए हैं और मेरी आपसे यही उम्मीद है कि भाई आप साथ के साथ रिवीजन कर पा रहे होंगे इनका अच्छे से। अगली जो हमारी क्लास होगी भाई उसमें हम पढ़ेंगे भाग 5। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।